ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले सिंपल सिंपल कि सेट होता क्या है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी कि भाई सेट क्या होता है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि हम कह सकते हैं कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कहने का मतलब है, अगर मैंने कह दिया कि स्टूडेंट्स ऑफ परिश्रम बैच, ठीक है, परिश्रम बैच, तो ये एक सेट हो गया मेरा। इस परिश्रम बैच में परिश्रम नाम का मेरा एक सेट हो गया। ठीक है, सेट देखो, बेसिकली सेट कहने का क्या मतलब है। सेट कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को लिया या कुछ चीजों के लिया, कुछ नंबर्स को लिया, ठीक है, उनको क्या किया, एक डिफाइंड पैटर्न में रख दिया, एक डिफाइंड सेट में रख दिया, एक जगह रख दिया है, फिक्स कर दिया है कि आप लोग की बाउंड्रीज ये हैं, आप यहाँ से यहाँ के बीच में हो। तो वो क्या हो गया, एक सेट। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब यही है कि जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि ऑल ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, तो आप जब ऑल इंटीजर्स यानी इंटीजर्स के जब सेट में जाओगे, तो आपको सारे एलिमेंट, देखो एक एक एलिमेंट होता है। जैसे इंटीजर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -1 -2 ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो जब इस सेट में आप जाओगे देखने, तो सारे एलिमेंट कैसे मिलेंगे, इंटीजर। अगर कोई भी एक एलिमेंट नॉन इंटीजर हुआ तो आप क्या कहोगे, दिस इज नॉट ए सेट ऑफ इंटीजर्स। आप कहोगे ये सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, अगर आपको इंटीजर के अलावा कुछ और मिलता है, लेट्स से नेचुरल नंबर्स मिलता है, ठीक है, इरेशनल मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है, इन दैट केस आप कह सकते हो कि दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है भाई। तो देखो, सेट बेसिकली कहना चाहता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल जो है, आप ऐसे समझ लो, सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ एनिमल्स। अब जब मैं सेट ऑफ एनिमल्स कहूंगा ना, तो इसमें सारे टाइप के एनिमल आ जाएंगे, जितने एनिमल है सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने कह दिया कि एक डिफरेंट सेट है, सेट ऑफ कैट्स, सेट ऑफ कैट्स। अब देखो, कैट्स वाले सेट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपकी कैट आ जाएगी, नॉर्मल कैट। फिर बिग कैट्स हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, फिर लाइगर हो गया, चीता हो गया, करेक्ट, ठीक है, तेंदुए को लेपर्ड कहते हैं, लेपर्ड हो गया। तो ये सारे देखो, ये किस प्रजाति के हैं, कैट प्रजाति के, और इनका एक अलग से सेट बना लिया। क्लियर, क्लियर है भाई, सेट क्या होते हैं। यस सर। पक्की बात है, किसी को कोई डाउट कि सेट क्या होता है भाई। देखो, सेट कहने का मतलब है कि आपने एक फिक्स टाइप डिफाइन करा है, उस टाइप के ही एलिमेंट्स आपको उस पर्टिकुलर गुच्छे में मिलेंगे। ठीक है, आप एक गुच्छा बना लो। लेट्स से आपने कहा कि मेरे पास एक बैग है जिसमें बॉल्स हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, लेकिन वो कलर क्या है, रेनबो कलर्स है। तो रेनबो में कितने कलर हो गए भाई, 7 ही कलर होंगे, विद योर राइट। ये आपका वॉयलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर की ही बॉल्स मिलेंगी। even though number of balls may be different, but you will get the colors will be the same, right। तो वो एक सेट हो गया आपका। या आपने कह दिया कि मेरे पास स्क्रीन्स हैं, अब स्क्रीन्स में डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन आती हैं, आपकी लैपटॉप स्क्रीन हो गई, मोबाइल स्क्रीन हो गई, पर वो स्क्रीन्स का एक सेट हो गया, राइट। तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का जब एक गुच्छा होता है हमारे पास, जब एक कलेक्शन होता है, तो उसे क्या कहेंगे, सेट। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यहीं से सारा खेल शुरू होता है भाई। ठीक, अब देखो, सेट में सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आ गए हम। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब कहोगे सर ऐसा कैसा सेट होता है कि कोई एलिमेंट नहीं है। देखो, कोई भी एलिमेंट ना हो, ये कैसे हम करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सेट है, आई हैव अ सेट इन विच, मैं उसका नाम रख देता हूं एम्प्टी, करेक्ट।
और ये सेट में ऐसा है कि कोई वेरिएबल x है। देखो एलिमेंट्स क्या है, वेरिएबल होते हैं ना एलिमेंट। जैसे इंटीजर में क्या होगा आपका, कभी -1 होगा, कभी -2 होगा, -3, 1 2 3 अप टू n, राइट? इट कैन गो अप टू माइनस इन्फिनिटी एंड इट कैन गो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बट इट विल नॉट कंटेन एनी डेसिमल वैल्यू। जब भी आप इंटीजर्स की बात करोगे तो आपको डेसिमल वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट? तो उसी तरीके से मैंने कहा कि मेरे पास एक एम्प्टी सेट है जिसका वेरिएबल यानी कोई भी एक नंबर x है और वो किससे बिलोंग करता है, 1 और 2 के बीच में। यानी x 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, ठीक है? x 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, पर x है कैसा? x इज ए नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ कौन सा नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करता है? बताइए भाई। नन। नन। कोई भी नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में लाई नहीं करता, क्योंकि 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 2, राइट? सो यू वोंट गेट एनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो आप कह सकते हो कि ये सेट कैसा है, एम्प्टी है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करते। सिमिलरली अगर मैं कह दूं ए सेट ऑफ ह्यूमंस, सेट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, और इस सेट ऑफ ह्यूमंस में लिखा हुआ है कैट, डॉग, एलिफेंट, ठीक है, और एक और जानवर ले लो आप, ले लो बर्ड, पैरट ले लो, ठीक है। तो मुझे बताओ ये सेट कैसा है भाई? ह्यूमन सेट में इफ यू आर गोइंग टू सर्च फॉर ह्यूमंस, इज देयर एनी ह्यूमन इन दिस सेट? नो। नो, राइट? सो दिस काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, राइट? जब भी आपको ऐसा सेट मिले जिसमें जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हो, अगर वो एलिमेंट आपको पूरे सेट में ट्रेवर्स करने पे नहीं मिलता है, तो उस टाइप को सेट को क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट, राइट? तो डेफिनेशन है भाई कि ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और इसको और किस नाम से कहते हैं भाई? नल सेट, या फिर आप वॉइड सेट कह सकते हो। वॉइड मतलब एम्प्टी ना, एम्प्टी स्पेसेस, राइट? नल मतलब जीरो, करेक्ट? चलिए दूसरा टाइप होता है, सेकंड टाइप इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है? तो देखो जब किसी एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं तो फाइनाइट है ना, राइट? जीरो इज अ नंबर, जीरो एक फाइनाइट नंबर है। जीरो से कोई छोटी वैल्यू हो सकती है क्या? एब्सोल्यूट जीरो से छोटी वैल्यू हो सकती है क्या? आप नेगेटिव छोड़ दो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नेचुरल नंबर, देयर इज नथिंग आफ्टर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के मतलब कुछ है ही नहीं, तो फाइनाइट हो गया ना, कि वहां पे कुछ है ही नहीं, राइट? इसके बाद क्या होता है कि आप जैसे नेचुरल नंबर्स बोल रहे हो, तो किसी ने कहा आई हैव अ सेट ऑफ, यानी मेरे पास गुच्छा है 10 नेचुरल नंबर्स का, 10 नेचुरल नंबर्स। तो मेरा सेट लेट्स से n है, एंड दिस इज वेयर x बिलोंग्स टू natural numbers, belongs to natural numbers, and x is less than or equal to 10, right? तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे? इस सेट को अगर आप जब लिखोगे तो एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? क्या ये फाइनाइट है? क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है? क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, राइट? Yes, sir. तो आप कह सकते हो व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, इफ लेट्स से इफ number of elements are finite in a set, it is called finite set। ऐसे सेट को क्या कह देंगे? फाइनाइट सेट, राइट? अब आ गया इनफाइनाइट सेट। तो भाई इनफाइनाइट कैसे होगा? अगर मैंने यही सेम यहां पे देखना, जहां पे मैंने क्या किया कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 कर दी है, जहां पे लिमिट कर दी, राइट? फाइनाइट कर दिया। अगर इसी की जगह मैं कहता कि n इज अ सेट which contains natural numbers, all natural numbers, तो क्या ये इनफाइनाइट हो गया मेरे भाई? हाँ सर। नेचुरल नंबर्स तो कहीं तक जा सकते हैं ना, जितनी आप काउंट कर सकते हो वहां तक नेचुरल नंबर्स जा सकते हैं, राइट? नेचुरल नंबर्स कैन गो अप टू इन्फिनिटी। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर infinite in a set, we can say that
it is a infinite set. क्लियर है भाई? क्लियर है यहां तक? बोलो मेरे भाई, क्लियर है? सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे इक्वल मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था ना, इक्वल मैट्रिक्स, राइट? यस तो सर। वैसे ही सेट में भी एक कॉन्सेप्ट आता है, इक्वालिटी ऑफ सेट। तो इक्वालिटी ऑफ सेट क्या कहता है? लेट्स से मेरे पास एक सेट है ए which has elements 1 2 3 4 5 and 6, और मेरे पास एक बी सेट है जो कि है 5 4 3 1 2 6, और सी एक एलिमेंट सेट है जिसमें है 5 4 3 एंड 2। ठीक है भाई? तो अब देखो, इक्वल सेट में क्या होता है ना, जब आपके सेट ए, लेट्स से आपके पास क्या है, दो सेट्स हैं। इफ यू हैव टू सेट्स, इफ यू हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। In this case, if each and every element of A can be found in each and every element of B, right? जब A सेट के सारे एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स अगर B सेट में प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे? A और सेट B सेट इक्वल हो गए। सही है? समझ रहे हो? जैसे A B में क्या है, A एंड B आर इक्वल, A एंड B आर इक्वल, सेट A इक्वल्स B। देखो, ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 2, बी में भी 2। ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, ए और बी के अभी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए के जितने एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, लेकिन क्या ए इक्वल टू सी है? ए इक्वल टू सी है? नहीं, क्योंकि ए में जो 1 है वो बी में नहीं प्रेजेंट है, राइट? इसमें 5 4 3 2 है। ऑल्दो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी, देखो सी के सभी एलिमेंट्स क्या ए में प्रेजेंट है? सही बात है। सी के नहीं जितने एलिमेंट्स हैं वो सब ए में प्रेजेंट है। 5 भी नहीं है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट प्रेजेंट इन सी। तो इससे हम कहेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू सी। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई भाई? ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी इन बी as well as each element of B must be in A। ठीक है? समझे भाई? क्लियर है बात? बात क्लियर है सबको? बोलो भाई। यस सर क्लियर है। ठीक है? अब देखो, इसमें एक और चीज आती है कि लेट्स से मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 1 2 3 एंड 3। वहीं पे मेरे पास सेट बी है, इसमें देखो, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। तो क्या ए बी के इक्वल होगा? क्या ए बी के इक्वल होगा भाई? कितने लोग हाँ कह रहे हैं? सर क्या एक बार रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो सेट है, ए एंड बी, राइट? यस सर। ए में एलिमेंट्स है 1 1 2 3 3। इसके पास 5 एलिमेंट्स है जिसमें दो रिपीटेड एलिमेंट्स है, और बी के पास तीन ही एलिमेंट है 1 2 3। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ए बी के बराबर होगा? सर होगा। ठीक है, होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको बी में मिल जाएंगे, और बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको ए में मिल जाएंगे। रेपिटेशन का कोई मैटर नहीं होगा। ठीक है? रेपिटेशन का मतलब यही है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दिया आपने, बट द टाइप ऑफ एलिमेंट, द एलिमेंट इज एग्जैक्टली सेम। अगर आप इस वन को ढूंढने जाओगे, इस वन को ढूंढने जाओगे बी में, तो आपको मिलेगा यहीं पे। अगेन, आप इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वन, दिस विल आल्सो यू विल गेट हियर, राइट? For 2 you will get here, for this 3 and this 3, right? And for each and every 3 there is again a element in the A set। तो हम कह सकते हैं कि A and B are equal। सही है भाई? क्लियर है? बोलो क्लियर है तो आगे बढ़े। बोलिए भाई। सर क्लियर यस है। सर क्लियर है। ठीक है, वो बीच बीच में बोल लिया करो यार, तभी मजा आएगा ना। अब देखो, अब मस्त चीज जो है वो सबसेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। सबसेट क्या होता है? तो देखो, जब भी क्या है, जब भी एक सेट है मेरे पास, लेट्स से ए सेट है, राइट?
और इसमें मैंने रियल नंबर्स ले रखे हैं। तो रियल नंबर्स में मैंने √2 ले लिया, 1/2 ले लिया, 1 ले लिया, √7 ले लिया ना, 0.5 ले लिया, 0.5 ऑलरेडी ले रखे हैं, 0.6 ले लिया, राइट? तो ये कैसा कैसा सेट है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब मेरे पास एक सेट बी भी है। बी भी कहाँ बिलोंग करता है? बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और बी सेट में क्या-क्या है? √2 है, 1/2 है एंड 0.6 है। √2 है, 1/2 एंड 0.6। तो सबसेट कब होता है? सबसेट तब होता है B इज अ सबसेट ऑफ A। हम कह सकते हैं कि B A का सबसेट है जब all elements of B are present in A, are present in A, but vice versa it not true। जैसे इक्वालिटी में क्या होता था कि दोनों वाइस वर्सा होना चाहिए। अगर ए का सारा बी में है तो बी का भी सारा एलिमेंट कहां पे होना चाहिए? ए में। तो उस केस में हम कहते थे कि ए सेट इज इक्वल टू सेट बी, राइट? लेकिन सबसेट के केस में क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। समझ आ रही बात? समझ रहे हो भाई? यस ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे जो लिखा है इसको देखो, ध्यान से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है द सेट एक्स all the students in your school and y is set of all students in your class। ठीक है। तो जो जितने बच्चे तुम्हारे स्कूल में हैं उसी में तो तुम्हारे क्लास के बच्चे आएंगे, राइट? तुम्हारे क्लास के बच्चों से, बाकी क्लास के बच्चों से ना, सभी क्लास के बच्चों से मिलके ही स्कूल बना हुआ है और उस स्कूल में सभी क्लास के बच्चे हैं। तो आपकी जो क्लास है, दिस y इज अ सबसेट ऑफ दिस एक्स पूल, राइट? वाई जो है आपकी क्लास के बच्चों का पूल है और एक्स जो है वो सभी बच्चों का पूल है। लेकिन वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ आपकी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप 5-6 स्कूल के बच्चों का पूल बना लो और आप कहो कि वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स और उसमें अपना ही स्कूल मत डालो, राइट? आप 5-6 स्कूल ले लो लेकिन अपना स्कूल मत डालो, देन वाई इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स, राइट? तो क्या हुआ कि एक्स क्या हुआ? सभी बच्चों का पूल हो गया जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं और वाई उन बच्चों का पूल हुआ जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली वाई के सारे एलिमेंट जो है वो एक्स में मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वाई क्या है? एक्स का सबसेट है। समझ रहे हो भाई? यस सर ठीक है। अब सिंप्लीफाइड वर्ड्स में इसने लिखा है कि ए, अब सबसेट कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो बी वॉज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो टर्म है इसको कहते हैं इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है? इज ए सबसेट ऑफ। तो ये जो सिंबल है ना, उल्टा सी नहीं, सी तो ऐसे ही लिखोगे पर लंबा सी, ठीक है? इसका मतलब हो गया इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट का सिंबल है। ठीक, सही है। अब एक छोटा मुझे सवाल बताओ कि क्या ये सबसेट होगा कि नहीं? छोटा सा मुझे सवाल बताओ। क्वेश्चन इज A is a collection of A is a collection of all cricket players। ठीक है? A is a collection of all cricket players and B is a collection of all players in IPL। ठीक है? In IPL। The question is B a subset of A? क्या B A का सबसेट होगा? यस सर। A is a collection of all cricket players and B is a collection of all players in IPL। तो सर क्या, होगा। राइट राइट, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर्स ही तो आईपीएल में खेलेंगे ना भाई, सही?
अब लेकिन अगर मैं यहीं पे कह दूं ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स, इंटरनेशनल cricket players, and B is a collection of all players in IPL. Now tell me, is B a subset of A? अब बताओ भाई मुझे, नो। क्या B A का सबसेट है? नहीं। कितने लोग कह रहे हैं नहीं? कोई हाँ भी कह रहा है इसमें? होगा सर, सबसेट तो होगा। नहीं, सबसेट पक्का हो, सबसेट होगा। अब सर हो सकता है, क्योंकि आईपीएल के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स भी तो कभी कभार खेल, जैसे मैं सर क्रिकेट ज्यादा नहीं जानता, बट शायद खेलते हैं। नहीं, क्रिकेट पे ध्यान नहीं देना है तुम्हें, ध्यान इस बात पे देना है, देखो क्रिकेट डज सर नॉट मैटर हियर। आईपीएल तो सर इंडियन प्रीमियर लीग है, तो यानी इंडिया के सारे प्लेयर खेलेंगे। हाँ, बट इंडिया में क्या, देखो इंटरनेशनल जो है ना, इंटरनेशनल का मतलब है कि जब आप पूरी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या आपने किया है कभी, राइट? इफ यू हैव एवर प्लेड एनी इंटरनेशनल मैच, यानी अपनी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में। अब नहीं। आईपीएल में क्या होता है कि जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, तो रणजी में लोकल प्लेयर्स खेलते हैं। लोकल प्लेयर्स मतलब हम आप खेल सकते हैं। वी हैव स्टिल नॉट प्लेड फॉर इंडिया, बट वी आर प्लेइंग इन इंडिया, राइट? तो आईपीएल में क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो अभी रणजी खेल रहे हैं या लोकल मैचेस खेल रहे हैं, वो भी कभी कभी अपीयर होते हैं, राइट? तो बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं मिल रहे हैं, समझ पा रहे हो? बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, क्योंकि ए तो सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स का पूल है ना। लेकिन बी कैसा है? बी तो सभी इंडियन प्लेयर्स का पूल है जो आईपीएल में खेल रहे हैं। वो भी सारे प्लेयर्स नहीं, आधे प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं। बट आईपीएल में ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने सिर्फ रणजी खेला हुआ है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ। तो आप क्या करोगे? जब आप बी के सारे एलिमेंट को ए में ढूंढने जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि 4-5 लोग छूट गए, ठीक है? जैसे कुछ लोग आईपीएल में तो खेल रहे हैं, बट इंटरनेशनल में तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? तो सारे एलिमेंट नहीं मिले, तो इसलिए क्या होगा? बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है? तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नॉट करने के लिए क्या करते हैं भाई? एक लाइन से काट दो। समझ गए? यस सर। क्लियर है भाई? आप सबको क्लियर है? आदित्य क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक सुपर सेट होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब है कि जितने एलिमेंट थे, राइट, जितने भी एलिमेंट आपके ए में थे वो सारे के सारे बी में मिल गए, तो हो गया प्रॉपर सबसेट। बेसिकली एनी फॉर्म ऑफ सबसेट इज अ प्रॉपर सबसेट। जैसे अगर आपका पूल, लेट्स से ए वाज योर सेट एंड इट हैज 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और आपके पास बी एक सेट था जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5, तो बी देखो एक प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट कहाँ मिल जाएंगे आपको? ए में। बी के सारे एलिमेंट आपको ए में मिल जाएंगे, तो बी हो गया एक प्रॉपर सबसेट, ठीक है? समझ रहे हो? ए बी के बराबर नहीं, एक जितने ए के एलिमेंट्स वो बी में नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या होगा कि बी के सारे एलिमेंट आपको ए में मिल जाएंगे, तो आप कहोगे प्रॉपर सबसेट। और सुपर सेट कब हो जाएगा भाई? बोलो भाई। सर जब बी और ए दोनों के सारे मिल जाए। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सर ध्यान एक से, बार रिपीट कर दो। सुनो ध्यान से सुनो। देखो ए क्या है? ए में मेरे 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? और बी में मेरे बस 3 एलिमेंट है, 3 4 एंड 5। तो देखो बी के सारे एलिमेंट क्या ए में है? सही बात है। तो बी क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर चेला है ये ए का, प्रॉपर सबसेट। अब इन दोनों में भाई गुरु कौन सा है? ए, यानी ए के पास और भी बचे हुए एलिमेंट्स है, तो ए क्या हो जाएगा बी का? ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। समझ रहे हो? समझे? ए गुरु हो गया, बी चेला हो गया, गुरु चेला समझ लो। ए क्या है? गुरु। तो ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, क्योंकि बी के जितने एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है। और बी क्या हो गया? बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी बी प्रॉपर ए का चेला हो गया। समझ पा रहे हो भाई? क्लियर है? हाँ सर। यस सर, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब सबसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उससे पहले हम एक बार यूनिवर्सल सेट देख लेते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? यूनिवर्सल सेट।
ठीक है। अच्छा, मुझे सबसेट में एक छोटा सा, अच्छा सबसेट में एक एग्जांपल कराया ना, एक एग्जांपल और मुझे बताओ, बहुत छोटा सा, उसके बाद सुपर सेट हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको बहुत ध्यान से सुनोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे बताओ, इफ ए इज अ सेट ऑफ, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ, ए इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, एंड, और आपको दे रखा है, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज ए सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, B is a set of all rational numbers, right? And C is a subset of B. C is a subset of B. So my question is C is also a subset of A? Question है कि क्या C भी A का सबसेट है? यस सर। कितने लोग ना कह रहे हैं भाई, और कितने लोग हाँ कह रहे हैं? कोई ना कह रहा है? क्या कोई ना कह रहा है भाई? देखो समझने वाली बात है, ए में क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं, रियल का मतलब रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, सारे नंबर्स आ गए। अब देखो बी तो प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि बी ने सारे रैशनल नंबर्स को ले लिया, राइट। अब ये भी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, यानी सी बी का सबसेट है। और सी क्या है, सी क्या हो सकता है भाई, रैशनल नंबर्स में क्या आते हैं, होल नंबर्स, राइट, इंटीजर्स, कुछ भी आ सकता है, रैशनल नंबर्स which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0। यही तो हो गया ना मेरा रैशनल नंबर्स, सही है। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा और q जहां पे जीरो ना हो, यानी इनडिटरमिनेट डिविडेंड ना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इट इज अ रैशनल नंबर, राइट। अगर c b का सबसेट है तो ऑब्वियसली c के जितने एलिमेंट होंगे वो ऑलरेडी b में लाई कर रहे हैं, तो c के जितने एलिमेंट होंगे वो a में भी तो लाई करेंगे, क्योंकि a ने तो ऑलरेडी, a इज ऑलरेडी है सुपर सेट ऑफ b। क्लियर है भाई, क्लियर है बात, ये क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है। ठीक है, किसी कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? नहीं। ठीक है, चलो अब देखो एक यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट, तो अभी अभी देखा ना मैंने, जैसे कि ए सेट किसका है, रियल नंबर्स का। तो जितने टाइप के नंबर होते हैं, दो ही, देखो दो मेन कैटेगरी होगी, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। दो मेन कैटेगरी होगी, एक तो एक हो गया आपका रियल, और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रियल में आपका रैशनल, इररेशनल, फिर रैशनल में आपका होल नंबर, इंटीजर, ऑल दीज थिंग्स। इररेशनल में आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल दीज, राइट। और कॉम्प्लेक्स में आपको मिल गए इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो दो आपकी मेन कैटेगरी होगी। तो क्या अगर मैं आपसे रियल नंबर की बात करूं, तो क्या रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब है कि जिसमें सारे, यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ऐसे ध्यान दो, यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो अगर मैंने आपसे कहा कि रियल नंबर्स का एक सेट है, तो ये कैसा सेट हो गया, यूनिवर्सल। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि अगर आपने कह दिया ए सेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपने कह दिया ए सेट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया ना, यानी इसमें तो सारे आ गए भाई, समझ रहे हो। जैसे कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमने आज तक देखे भी नहीं है, राइट। ऑल द वायरसेस आर डेड आउटसाइड द बॉडी एंड दे आर लिविंग इनसाइड द बॉडी, राइट। अब देखो वो क्या हो गया, एनोमली। वो क्या हो गया भाई, एनोमली, कि भाई जब बॉडी के अंदर है तो जिंदा है, बॉडी के बाहर है तो मर जाता है, इनएक्टिव रहता है, राइट। लेकिन क्या है वो किस सेट में आएगा, लिविंग बताओ। ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। क्योंकि वो जिंदा तो है ही है, बस उसको क्या चाहिए, होस्ट की जरूरत है। इट इज ऑलरेडी सर्वाइविंग इन दी आउटसाइड वर्ल्ड, इट जस्ट नीड्स अ होस्ट टू शो इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। अपने इफेक्ट दिखाने के लिए उसको किसकी जरूरत है, होस्ट की। तो ऐसा कोई सेट जिसमें सभी ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ अ सेट आर इंक्लूडेड, दैट सेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट, समझ रहे हो। जिसमें एक सेट है जिसमें सभी सबसेट्स, उस सेट के जितने सबसेट्स पॉसिबल थे, सारे सबसेट उस सेट में लाई करते हो, तो उस सेट को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, ठीक है। अब देखो एक वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। पहले यूनिवर्सल सेट का समझ लो। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाया किसका, नेचुरल नंबर्स। ऐसा सेट जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है, तो इस सेट को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर आपने कहीं एक छोटा सा पेयर उठा लिया, लेट्स से आफ्टर 1000 आपने 2000 तक का एक पेयर उठा लिया, तो वो ऑलरेडी इस यूनिवर्सल सेट में लाई करता होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई। ओके। यूनिवर्सल सेट समझ आ रहा है कि नहीं। देखो सबसेट समझ आ गया ना। सबसेट कहता है कि कोई एक सेट है ए, कोई एक सेट है बी। जब सेट बी के सारे एलिमेंट एक एक करके आप ए में ढूंढने जाते हो, तो आपको पता चलता है कि बी के सारे एलिमेंट ए में लाई करते हैं, ठीक है। गिवन दैट कि अगर आप ए के सारे एलिमेंट बी में ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट हो गया, करेक्ट। और ए बी का क्या हो गया, सुपर सेट, राइट। अब नेचुरल जो यूनिवर्सल सेट है वो कहता है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को एक गुच्छे में रख लिया, तो वो क्या हो गया, उस टाइप के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर आपने कह दिया ह्यूमंस का एक यूनिवर्सल सेट बना लो, ह्यूमंस का, तो उसमें भाई अंधे भी आ जाएंगे, लंगड़े भी आ जाएंगे, लूले भी आ जाएंगे ना। ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन कैन कम इन, गोरे हों, काले हों, राइट, या एशियंस, मोस्ट ऑफ द एशियंस लुक येलो, पीले हों, कैसे भी हों, ऑल कलर्स, ऑल पर्सनैलिटीज, पागल हो, सेन हो, तेज हो, कम तेज हो, अमीर हो, गरीब हो, ऑल काइंड ऑफ ह्यूमंस कैन कम इनटू ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। उसमें से आप डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बना सकते हो कि ये अमीरों का सेट है, ये गरीबों का सेट है, दीज आर ऑल सेट फॉर ब्लैक पीपल, दीज आर ऑल सेट फॉर इंडियंस, राइट, ऑल सेट फॉर अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स। तो आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स बना सकते हो, बट ए यूनिवर्सल सेट हैज ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, राइट। क्लियर है भाई, आप क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर है भाई। यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो अब एक देखो वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या होता है, वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में एक हम स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, स्क्वायर बॉक्स। इस स्क्वायर बॉक्स को मैं कहता हूं यूनिवर्सल सेट का बॉक्स, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना, ये यूनिवर्सल सेट का बॉक्स है, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स आए हुए हैं। इसके अंदर मैंने अपना सेट ए बनाया और सेट बी बनाया। दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी। अब अगर आपको सबसेट को रिप्रेजेंट करना है ना, सबसेट्स को, तो देखो बी के अंदर जो ये जो बी का गोला है ना, बी का गोला रिप्रेजेंटिंग इट द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी।
इस गोले में बी के सारे एलिमेंट आ गए। अब आप बी के सारे एलिमेंट को देखो तो वो ए के गोले के अंदर इंक्लूडेड है, समझ रहे हो? बी के जितने भी बी का एरिया मान लो, लेट्स से इस बी के एरिया को मैं लाइन से कर देता हूं, ठीक है? तो देखो बी का जितना एरिया है वो ऑलरेडी किस एरिया में है? ए के एरिया में। अगर ए का एरिया में ऐसे कर दूं तो ए के एरिया में ऑलरेडी सारा बी का एरिया आ गया। तो आप यहां से कह सकते हो, इस डायग्राम को देख के कह सकते हो कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट? अब तुम देखो ए का सारा एरिया किसके अंदर आ गया? यू के अंदर। तो आप कह सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ यू। और अभी अभी हमने देखा कि इफ A is a subset of B and B is a subset of, sorry, C is a subset of B, we can say that C is also a subset of, उल्टा कर दिया क्या? B is a subset of A and C is a subset of B. तो हम कह सकते हैं कि C is also a subset of A. यानी अगर B A का सबसेट था और A U का सबसेट था तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि B is also a subset of U. क्लियर है भाई? समझ रहे हो भाई? समझ पा रहे हो? बोलो भाई, यस नो बोलो। हाँ सर। चौधरी, यस आदित्य, सर, समझ गए। बोलो भाई, खुल के बोलो, क्या हुआ? ठंड लग रही है क्या सबको? ठीक है? कौन कौन है क्लास में वैसे? क्लास में तो बहुत लोग हैं यार। साहिल, पवन, प्रांजल, ऑल यू गाइज आर हियर। गुड गुड, ठीक है। और मैं बता दूं ये दक्ष बैच के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भाई यहां से आप लोग क्लास नहीं मिस करेंगे, करेक्ट? चलिए, 2-3 लोग नए हैं। सरा, सैनी, क्या आप लोग दक्ष बैच से हो क्या? क्लास में नहीं है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है मेरे भाई? एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूं मैं स्क्वायर बॉक्स से। उसके बाद जो मेरे सेट्स होते हैं ना, लेट्स से मेरे पास 3 सेट है, तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, मैं कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं मिल रहा है तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है? ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये मेरा यू सेट है, ए सेट है एंड बी सेट। देखो ए का कोई भी एरिया जो है बी से ओवरलैप नहीं करता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, राइट? ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा बना हुआ कि आपका ए जो है वो बी से थोड़ा बहुत ओवरलैप करता हो, ए इज ओवरलैपिंग बी, तो आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच में कुछ कुछ एलिमेंट्स मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यू सेट एक नेचुरल नंबर्स का सेट है और आपका ए सेट कंटेन करता है 1 2 3 4, करेक्ट? और बी सेट आपका कंटेन करता है 4 5 एंड 6, तो देखो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये किसकी हो रही है? 4 की। देखो ए में भी 4 है और बी में भी 4 है, ठीक है? तो ये जो लिखा हुआ है ना सेट, यूनिवर्सल सेट, ए सेट एंड बी सेट, उसी को हम वेन डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम का जो स्क्वायर एरिया है दैट रिप्रेजेंट दी ऑल द सेट्स पॉसिबल, राइट? वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जो छोटे छोटे सर्कल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेरे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स, ए और बी और सी, राइट? अब अगर उन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन होता है, यानी ओवरलैपिंग होती है, तो इस चीज को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन, ठीक है? अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। सेट में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं, 2 डिफरेंट डिफरेंट गुच्छे दिए हुए हैं अलग अलग चीजों के, तो आप उन दोनों गुच्छों को या तो एक साथ रख सकते हो, आप उसको डिफरेंट नाम दे दो कि भाई ये ह्यूमंस हैं और ये एनिमल्स हैं, ठीक है? एंड सम एनिमल्स आर फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस, सम एनिमल्स आर फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस। तो उसमें क्या हो गया? जितने ह्यूमंस है वो तो सारे आ ही गए, उसमें क्या होगा?
कुछ जानवर भी उसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे कैट्स हो गई, राइट, बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, घोड़े हो गए, भैंस, बकरी, राइट। All the domesticated animals can be grouped with humans, right? तो इस तरीके के सेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे? वेन डायग्राम फॉर्म में अगर आपको करना है तो आप सिंपली क्या करोगे? If you have to represent all them in a Venn diagram form, तो आप एक यूनिवर्सल सेट बनाओगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये आप एक सेट बनाओ ह्यूमंस एंड एनिमल्स का, जिसको आप यूनिवर्सल सेट नाम दो। तो आपने एक यूनिवर्सल सेट बनाया लिविंग एंड वॉकिंग का, लेट्स से लिविंग एंड वॉकिंग, ठीक है। इसका मेरा एक यूनिवर्सल सेट बन गया। अब इसमें एक सेट बना ह्यूमंस का, ठीक है, और एक सेट बना एनिमल्स का। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है वो पार्ट जहां पे एनिमल्स आर फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, चलो। अब देखो यूनियन की, अब ऑपरेशंस होते हैं सेट में, तो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं उसमें? सबसे पहला ऑपरेशन आता है यूनियन। यूनियन मतलब जोड़ना, आपको पता है यूनियन मतलब एडिशन, ठीक है। तो आप यूनियन मतलब जोड़ना, ठीक। तो अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 4 5 7 8, राइट, और वहीं पे मेरे पास दूसरा सेट है 6 9 एंड 11, ठीक है, सेट बी। और अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी, यू सिंबल जो है ना, इसको डिनोट करते हैं यूनियन से। सिंबल्स पे ध्यान देना, ये वाला सिंबल सबसेट का था, ठीक है, ये वाला सिंबल किसका था? सबसेट का। ये वाला सिंबल किसका हो गया? यूनियन का। यूनियन का मतलब हो गया जोड़ना। तो जब मैं ए यूनियन बी लिखूंगा ना, तो इस सेट में, ए यूनियन बी सेट में जितने भी ए के एलिमेंट है और जितने भी बी के एलिमेंट है सारे आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11, सही। लेकिन अगर यहीं पे मेरे पास एक सेट सी होता जिसमें एलिमेंट्स होते 2 3 4 एंड 11, और आपको लिखना होता ए यूनियन सी, आपको लिखना होता सेट ऑफ ए यूनियन सी, तब आप क्या करते? तो ऑब्वियसली जो जो सेट ऑलरेडी, सेट के जो एलिमेंट्स जैसे 2 3 एंड 4 आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेट ए, तो आप फिर से उसको रिपीट नहीं करोगे, राइट। वो ऑलरेडी ओवरलैपिंग एरिया में, जो बचा हुआ एरिया ना उसको ऐड करते हैं। जो ऑलरेडी ओवरलैपिंग एरिया है वो तो ऑलरेडी ए में है ही है, समझ रहे हो? अगर इसको वेन डायग्राम से समझना है तो आप ऐसे समझो, ये यूनिवर्सल हो गया मेरा, ये ए सेट हो गया, राइट, और ये मेरा बी सेट हो गया। जब मैं ए यूनियन बी करूंगा ना, तो ये पूरा आ जाएगा, इस पूरे को आप शेड करोगे, दिस इज ए यूनियन बी। इसको क्या कहेंगे? ए यूनियन बी। तो आप अगर ए यूनियन सी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 2 3 4 5 7 8 एंड 11। जितने सी के एलिमेंट्स है देखो वो सारे ए में आ रहे हैं, जितने ए के एलिमेंट्स है वो सारे ए यूनियन सी में आ रहे हैं। अब देखो यहां से ए यूनियन सी को देख के आपको आइडिया आ रहा होगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी एंड सी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी। समझ गए भाई? सिंपल सी बात है, अगर ए और सी को आपने ऐड कर दिया तो ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए प्लस सी में आ रहे होंगे और सी के ऑलरेडी एलिमेंट सारे ए प्लस सी में आ रहे होंगे, राइट। तो इसे कहते हैं यूनियन। क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये हो गया यूनियन। यूनियन में क्या करते हो आप? सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देते हो, करेक्ट। चलिए अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन की। पहली प्रॉपर्टी कि अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए होगा। देखो आप प्लस मानोगे ना तो ज्यादा इजीली आप समझ पाओगे कि भाई मेरे अगर ए प्लस बी है तो ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू बी प्लस सी, राइट। यानी ए के जितने एलिमेंट्स है, बी के जितने एलिमेंट्स है, दोनों को उठा के मैंने इकट्ठा कर दिया। अब चाहे मैं पहले ए के एलिमेंट्स उठा के बी में ऐड कर दूं या बी के एलिमेंट्स उठा के ए में ऐड कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन सेम,
एंड द टाइप ऑफ एलिमेंट, द एलिमेंट विल आल्सो बी रिमेनिंग सेम। जो ए यूनियन बी में थे वही बी यूनियन ए में भी होंगे। तो इस तरीके की जब अदला बदली से भी चीजें सेम रहती तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉम्यूटेटिव। तो यूनियन इज कॉम्यूटेटिव। आप कह सकते हो कि यूनियन क्या है? कॉम्यूटेटिव। अगली बात है एसोसिएटिव। हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मैट्रिक्स के केस में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में भी, और बहुत सारे केसेस में हमने पढ़ रखा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, यानी आप a प्लस बी को पहले ऐड कर लो और c के बाद में ऐड करो, या फिर आप a को बाद में ऐड करो और b प्लस सी को पहले ऐड कर लो, तो यू कैन से दैट दिस क्वांटिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस क्वांटिटी। यानी कैसी है? एसोसिएटिव। पहले दो को पहले जोड़ लो, बाद में तीसरे को जोड़ो, या पहले तीसरे को जोड़ लो, बाद में दोनों को जोड़ो। द एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टाइप ऑफ एलिमेंट एंड द एलिमेंट इटसेल्फ will remain same, right? So union is also associative. इसको अगर आप वेन डायग्राम में देखना चाहते हो, if you want to look it into वेन डायग्राम, तो आप इस एक स्क्वायर यूनिवर्सल सेट बनाओ, ठीक है? आप A बनाओ, आप B बनाओ और आप C बनाओ, ठीक है? जब इसने कहा A यूनियन B यूनियन C, तो आप ऐसे देखो A यूनियन B क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट A यूनियन B पार्ट हो गया ये, और जब यूनियन C कर दिया तो C के अंदर का जो एरिया है ना वो इसी से जुड़ गया, राइट? अब अगर आप C को पहले ऐड कर लो और आप बोलो कि B यूनियन A, या आप बोलो C यूनियन B और यूनियन A, तो भाई मेरे, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 2 बार काउंट नहीं करते, उनको हम एक ही बार काउंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट इटसेल्फ रिमेन सेम। तो इस केस में क्या हो गया? ये एसोसिएटिव। यूनियन इज आल्सो एसोसिएटिव। अब देखो तीसरा बहुत सिंपल है, जैसे आप a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a लिखते थे, एग्जैक्टली सेम चीज है कि मेरे भाई अगर कोई सेट है और उसको नल सेट के साथ यूनियन कर दो तो मेरा सेम सेट आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या करते थे? जब कोई दोस्त मेरे साथ जुड़ जाए और मेरी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती थी, तो उसे हम कहते थे कि वो दोस्त कैसा है? आइडेंटिटी है। वो क्या है? या तो मेरे ही जैसा, एग्जैक्टली मेरे इक्वल है और मेरे उसमें कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम लोग मिल गए, देखो पर्सनैलिटी अलग होती है, ठीक है? नंबर्स नहीं है, 1 प्लस 1 इज ऑलवेज 2, बट 1 प्लस 0 इज 1, यानी वो मुझ में कोई चेंज नहीं ला पा रहा है, तो वो कैसा हो गया? आइडेंटिटी हो गया, राइट? 0 इज आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। 0 मैट्रिक्स is identity of each and every matrix, right? 0 complex number is an identity of each and every complex number. तो वैसे ही null set क्या होता है? Identity of each and every set, ठीक है? क्लियर है भाई? यूनियन की आइडेंटिटी पता चल गई। नल सेट से अगर यूनियन करा दोगे तो आपको सेम सेट वापस मिलेगा। उसके बाद एक ये बढ़िया प्रॉपर्टी है, आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है? इसमें क्या होता है कि भाई इसको वेन डायग्राम से ज्यादा अच्छा आप समझ सकते हैं। देखो यूनियन में क्या बोला मैंने? रिपीटेड एलिमेंट्स कभी 2 बार नहीं लिखे जाएंगे, ऑलवेज विल बी रिटन वंस। तो अगर ए लिखा हुआ है और इसी से यूनियन करा दो, तो क्या ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है, राइट? ए का यूनियन अगर आपने ए से करा दिया तो दोज नंबर्स विल ओनली बी रिपीटेड, सिर्फ रिपीट हो जाएंगे, और रिपीटेड एलिमेंट को हम यूनियन में लिखते ही नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहे और एलिमेंट भी सेम रहे, ऐसे लॉ को क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर है? बताओ मेरे भाई, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है? अगर आप जीरो मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से ऐड कर दो तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलती है ना, तो सेम ही रह गई ना। द मैट्रिक्स डिड नॉट चेंज इवन आफ्टर एडिंग द सेम मैट्रिक्स विद इटसेल्फ, राइट? उसी तरीके से कोई एक सेट है, अगर उसी सेट को उसी सेट से यूनियन करा दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स सब सेम रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? वो आइडेम्पोटेंट लॉ। अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ यू। तो यू क्या कहता है? यूनिवर्सल सेट का एक लॉ हो गया कि हमें पता है ऑलरेडी, हम ये समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यूनिवर्सल सेट में सारे सेट आते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सेट of a specific type of a specific kind related to the universal set will remain in the universal set. तो अगर कोई सेट A है जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, A is a subset of universal set, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि अगर A is a subset of universal set,
तो अगर आपने ए को यूनियन करा दिया यू से, तो मेरे भाई ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी यू में प्रेजेंट थे, तभी तो ए यू का सबसेट हुआ। और अगर ए यू का सबसेट ही था और अगर आपने उसको यूनियन करा दिया यू से, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? यू, राइट? क्योंकि यू के भी सारे एलिमेंट आपको ऐड करने थे किसमें? ए में, और ए के सारे एलिमेंट किसमें ऐड करने थे? यू में। और जब दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आपने देखा कि ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी यू में प्रेजेंट है, तो क्या ये यू के ही बराबर नहीं हो गया? राइट? समझ पा रहे हो सब? क्लियर है? बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, चलो देखो अब इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, इंटरसेक्शन को समझना वेन डायग्राम से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। और ऐसे भी लिख देता हूं मैं, ए सेट लिखता हूं, बी सेट लिखता हूं, और सी को लिखता हूं ए। ये जो उल्टा यू बन जाएगा ना, इसे कहेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, सी को कहेंगे इंटरसेक्शन। तो मैं एक यूनियन सेट बना लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ। फिर मैंने अपना सेट ए बनाया और सेट बी बनाया। तो जो इंटरसेक्शन होता है ना, वो ये पार्ट होता है, जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसी को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। तो आप इसको कह सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, राइट? देखो यूनियन के केस में क्या था? यूनियन के केस में था, यूनियन के केस में अगर ए सेट था, बी सेट था, तो जब आप ए यूनियन बी कर रहे थे, ए यूनियन बी कर रहे थे, तो ये पूरा ही एरिया शेडेड होता था। ये पूरा एरिया क्या होता था? शेडेड। इसको आप कहते थे ए यूनियन बी। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करना है? सिर्फ जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसी को देखना है, सिर्फ जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसी को देखना है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। लेट्स से ए में क्या था? 1 2 एंड 3, और बी में क्या है? 2 एंड 4। तो आप कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 2। क्लियर है भाई सबको? बोलिए भाई। बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। यस, राइट। अब देखो इसकी सम प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी से कराए तो बी के इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली देखो ए का जो ओवरलैपिंग पार्ट बी का है, वही तो बी का ओवरलैपिंग पार्ट ए से है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन कैसा है? कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अगेन एसोसिएटिव की बात करें, जब सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, तो मैं फटाफट एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने, एक ए बनाया, एक बी बनाया, एक सी बनाया। ठीक है तो पहले क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी पार्ट में क्या मिल गया? ये वाला पार्ट। मुझे ए इंटरसेक्शन बी में ये मिल गया। ये मेरा ए हो गया, बी, ये सी। ठीक है, ध्यान देना, ये वाला पार्ट मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। फिर कहता है इंटरसेक्ट दिस पार्ट विद द सी, यानी जो ये पार्ट है वो जो सी से इंटरसेक्शन कर रहा है, वो पार्ट क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट जो सी से इंटरसेक्शन कर रहा है, वो यही तो होगा। वो सी ये है ना, यहां से इसके इधर सी है, इसके इस तरफ क्या है? सी। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ रहे हो भाई? नहीं सर। नहीं समझ रहे? देखो फिर से देखो। लेट्स से ये मेरा ए है और ये बी है और सी कहीं अलग है। ये ए है, बी है और सी है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी किया आपने, तो ये पार्ट आया। जब इंटरसेक्शन विद सी करोगे तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं, कोई एरिया ही ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, राइट? तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी ओनली, राइट? अब आप उल्टा कह रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब आप बी इंटरसेक्शन सी करने जाओगे, बस एक सेकंड देना। हेलो, करता हूँ कॉल, मैं तुम्हें 10 मिनट में करता हूँ, क्लास है, ठीक है? ठीक है भाई, तो ध्यान दो आदित्य। देखो ए इंटरसेक्शन बी किया तो ये वाला पार्ट मिला, लेकिन सी के साथ कोई इंटरसेक्शन ही नहीं ना, कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे क्या था? सी के साथ
ए और इंटरसेक्शन बी का जो ओवरलैपिंग हो रहा था वो सी के सिर्फ इतने पार्ट से हो रहा था। ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये तो बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन है, और ये वाला जो पार्ट है वो किसके बीच में है? ए और सी के बीच में, राइट? तो मैंने ए और सी और बी और सी के पार्ट को तो ऐड किया नहीं, मैंने तो ए और बी का जो मिला उसको सी से ओवरलैप कराया। सिमिलरली मैंने पहले बी और सी को ओवरलैप करा लिया। जब आप बी और सी को ओवरलैप करा लोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, और वही पार्ट किसके ओवरलैप कराना है? ए के, राइट? तो अगर आप अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, तो आपको क्या पार्ट मिल रहा है उसमें? तीनों में कॉमन क्या पार्ट मिल रहा है? देखो ये ए है, बी है और सी है। तो जब आपने ए इंटरसेक्शन बी कराया तो ये पूरा पार्ट मिला, लेकिन जब आपने सी से इंटरसेक्शन कराया ना तो सिर्फ ये वाला पार्ट मिला। यही वो पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। समझे आदित्य? हाँ सर, समझ गया। समझ गया? यस सर। पहले जब आपने ए इंटरसेक्शन बी कराया तो आपको ये पूरा वाला पार्ट मिला, लेकिन जब आपने सी से इंटरसेक्शन कराया तो यही वाला पार्ट मिला। सिमिलरली जब आपने सी और बी से इंटरसेक्शन कराया तो ये पूरा पार्ट मिला, लेकिन जब आपने ए से कराया तो सिर्फ यही पार्ट मिला। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये कैसा है? एसोसिएटिव है। अगेन यूनिवर्सल तो आपको पता ही है कि अगर कोई नल सेट है और उसको ए से इंटरसेक्ट करा दो, कोई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं था, तो उसका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं होगा, तो जो उसका इंटरसेक्शन का सेट बनेगा वो भी तो जीरो ही होगा, राइट? अगर आपके पास कोई सेट ए था, उसको नल सेट से इंटरसेक्शन कराया तो कुछ ओवरलैप ही नहीं हुआ, राइट? दो सेट और इनको इंटरसेक्ट करा रहे, ये दोनों अलग अलग है, कोई ओवरलैप ही नहीं हो रहा, तो मेरा जो सेट बना वो भी कैसा हुआ? नल सेट, राइट? और उस सेट का अगर आपने, वो कैसा बना? नल सेट। एक तो ये हो गया, और यहाँ पे ये वाला तो हमने देख लिया ऑलरेडी कि कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? बस 5 मिनट और, ठीक है सर, 5 मिनट और मैं फिनिश करता हूँ बस। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें जब आप यूनिवर्सल सेट में कोई ए सेट निकालना चाह रहे हो, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, क्या गिवन है? यूनिवर्सल सेट। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें से मैं ए का इंटरसेक्शन करा रहा हूँ, तो मेरे भाई ए तो ऑलरेडी पूरे यू में प्रेजेंट है, तो मुझे अल्टीमेटली मिलेगा क्या? ए ही मिलेगा, राइट? ए का जब आप इंटरसेक्शन यू से कराओगे तो ए के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज ए इज एक्चुअली इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए, यानी यू में से ए निकाल लो तो क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। समझ गया? बोलो भाई, समझ गया? हाँ सर। अगेन आइडेम्पोर्टेंट लॉ भी यहाँ पे काम कर जाता है, क्योंकि यूनियन के केस में क्या था, हम रिपीटेड एलिमेंट्स को वापस लिखते नहीं थे, तो जो एलिमेंट ए में था अगर उसी का यूनियन ए से कराया तो सारे एलिमेंट सेम हो गए, तो वी कुड से दैट कि ए के सारे एलिमेंट ए में है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? ए मिलेगा। सिमिलरली अगर ए के सारे एलिमेंट का इंटरसेक्शन ए से ही करा दिया तो वी आर एक्चुअली टेकिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, अल्टीमेटली हमारे पास क्या है? सारे एलिमेंट ए के ही आ गए, तो मैं कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन इज ए इज ऑल्सो इक्वल टू ए। करेक्ट। अब तीसरा, ये जो पांचवा है ना, इस पे ध्यान देना, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देखो कह रहा है कि इंटरसेक्शन कैसा है मेरे भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, 3 इंटू 4 प्लस 7, जब आप 3 इंटू 4 प्लस 7 लिखते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7, राइट? तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। उसी तरीके से सेट का इंटरसेक्शन वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। कैसे? देखो वेन डायग्राम से देखो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसने कहा एक सेट ए बनाओ, एक सेट बी बनाओ, एक सेट सी बनाओ, राइट? ये मैंने एबीसी बना दिया। अब देखो स्टार्टिंग में कहता है कि ए का इंटरसेक्शन कराना है किससे? बी यूनियन सी से, ठीक है? बी यूनियन सी से ए का इंटरसेक्शन कराना है, तो बी यूनियन सी क्या होगा? ध्यान देना, बी यूनियन, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं,
इंक कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब बी यूनियन सी करोगे ना, तो जितने बी के हैं और जितने सी के हैं सारे एक साथ आ गए, ठीक। लेकिन जब आपने इसका इंटरसेक्शन कराया किससे, जब आपने इसका इंटरसेक्शन कराया ए से, ध्यान देना, इसका इंटरसेक्शन कराना है ए से, तो ए वाला पार्ट जो इंटरसेक्शन होगा वो कौन सा होगा? क्या ये वाला पार्ट होगा? क्या ये वाला पार्ट होगा? ध्यान से बताना, बोलो भाई, बोलिए भाई। हाँ सर, हाँ। राइट, ये पूरा क्या है, ये पूरा पार्ट जो है वो बी यूनियन सी का पार्ट है। लेकिन जब उसको मैंने ए से इंटरसेक्शन कराया तो जो ए के एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स अगर बी और सी में है, बस उतने ही एलिमेंट्स को मुझे लेना है। तो इस वाले पार्ट को मैं कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये कह रहा है कि यही इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो मेरे भाई यहीं पे दूसरा डायग्राम बना लो आप यू सेट का, और आप देखो ए है, बी है और सी है, राइट, ए है, बी और सी। और मैं फटाफट कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी करा लो, तो जब ए इंटरसेक्शन बी कराओगे तो आपको क्या ये वाला पार्ट मिल जाएगा जो ए और बी में कॉमन। फिर इसने कहा ए इंटरसेक्शन सी करा लो, तो ए इंटरसेक्शन सी कराओगे तो क्या ये वाला पार्ट मिल जाएगा मेरे भाई। ए इंटरसेक्शन सी जब आप कराओगे तो क्या आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। क्लियर है? ये सर। ठीक है, अब इसने कहा दोनों का यूनियन करा लो, बस बस यही लास्ट है सर, यही लास्ट है। अब उन्होंने कहा कि भाई यूनियन करा लो, तो जब आप यूनियन कराओगे तो हमने ऑलरेडी देखा कि यूनियन में हम रिपीट तो करेंगे नहीं। तो देखो ये वाला पार्ट क्या दो बार रिपीट हो रहा है, एक बार इस वाले यूनियन में और इंटरसेक्शन में, और एक बार इस वाले इंटरसेक्शन में। दिस पार्ट इज रिपीटेड, राइट, और इसको हम वापस लिखेंगे नहीं। तो हम अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, ये पूरा पार्ट अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, अल्टीमेटली वी कैन राइट दिस होल पार्ट एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और क्या यही पार्ट मेरा ये निकल के आया था, क्या यही वाला पार्ट देखो सेम पार्ट मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में भी निकल के आया था। तो वी कैन से दैट द इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। क्लियर है? क्लियर है भाई, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। समझ गए? यस सर। एक बार यस बोलो, सारे बोलो यस। यस यस सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और सेट्स में अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है, वो है कॉम्प्लीमेंट का, और दो तीन फॉर्मूले आपके ए यूनियन बी के, ए यूनियन सी के। तो ऑल दोज फॉर्मूलाज आर वेरी इजी टू लर्न, क्योंकि वो वेन डायग्राम से ही आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, तो कल हम इसको खत्म करेंगे और रिलेशंस एंड फंक्शंस पे जंप कर जाएंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।